वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव्स इन द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज, देन सी द डेफिनेशन इटसेल्फ टॉक्स अ लॉट। डेरिवेटिव डेराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइन। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव जो है ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है ये इसके अंडरलाइन से आएंगे। अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ? फॉर आवर पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इक्विटी की बात करें, डेट की बात करें, करेंसी की बात करें या कमोडिटी की बात करें, इन चारों को अलग अलग हम एसेट क्लास कह सकते हैं। और इनसे आपने जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन की है, फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के निकले हुए नाम से आएंगे। जैसे आपने इक्विटी से कहा तो इक्विटी डेरिवेटिव हो गई, कमोडिटी में बोला तो कमोडिटी डेरिवेटिव हो गई, करेंसी में बोला तो करेंसी डेरिवेटिव हो गई। और डेट में आपके दो प्रकार के डेरिवेटिव के नाम आते हैं, एक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव और दूसरा क्रेडिट डेरिवेटिव। अब आपके लिए सवाल एक हो सकता है कि साहब ये दो डेरिवेटिव में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट को समझे इस प्रकार से कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव दुनिया में सबसे बड़ा डेरिवेटिव का वॉल्यूम देता है, सबसे बड़ा दुनिया में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ये छोटा सा मार्केट है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, लेकिन दुनिया की बात करें तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सबसे बड़ा मार्केट है। एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी बात, जो क्रेडिट डेरिवेटिव की बात करें तो ये खैर आपको NISM 13 के मॉड्यूल में पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आपने यदि सब प्राइम क्राइसिस 2008 की क्राइसिस के बारे में सुना हो या उसको आपने पढ़ा हो, देखा हो नज़दीक से, तो ये क्रेडिट का शुरुआत ही हुआ था कि इस सब प्राइम क्राइसिस की शुरुआत ही हुई थी क्रेडिट डेरिवेटिव से। खैर हमें वो नहीं पढ़नी है। तो NISM 13 के प्रोग्राम में जो आपका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में आपको इक्विटी डेरिवेटिव पढ़नी है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव पढ़नी है और करेंसी डेरिवेटिव पढ़नी है। अब आपके इस तीन अंडरलाइन से जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसका नाम पता हुआ, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो जगह पे बनाए जाते हैं, या तो एक्सचेंज के बाहर या एक्सचेंज के अंदर। अब दोनों में फ़र्क क्या है? उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के नाम होंगे और उसका ऑपरेशन होगा। अब एक्सचेंज के अंदर हो तो उसका नाम हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन, और एक्सचेंज के बाहर डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं स्वैप या फॉरवर्ड। तो फ्यूचर क्या है, फॉरवर्ड क्या है, ऑप्शन क्या है, स्वैप क्या है, इसके बारे में जानकारी मोटे तौर पे आगे हम बताएं। लेकिन उसके पहले एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव क्या है और ओवर द काउंटर, मतलब एक्सचेंज के बाहर और एक्सचेंज के अंदर, इसको पहले देखते हैं। आइए इसको देखें। अब बात करते हैं कि यदि डेरिवेटिव आपके एक्सचेंज के ऊपर बन रहे हों या एक्सचेंज के बाहर बन रहे हों तो दोनों में फ़र्क क्या है। एक्सचेंज पे बनने वाले डेरिवेटिव आपको पता है ये फ्यूचर और ऑप्शन होंगे, और एक्सचेंज के जो बाहर डेरिवेटिव बन रहे हैं उसको हमने फॉरवर्ड और स्वैप बताना है। तो फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप पे इसकी जानकारी तो हम लोग बाद में रखेंगे। पहले इन दोनों में फ़र्क, बेसिक फ़र्क क्या है। आपने यदि एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं तो सबसे पहली बात है एक्सचेंज का डिफिनीशन समझिए। एक्सचेंज क्या होता है? आज के वक्त में एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? ऑनलाइन एनॉनिमस सिस्टम। आपने नहीं जानना है, बायर ने नहीं पता सेलर कौन है, सेलर को नहीं पता बायर कौन है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही है। तो पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए कि आपने यदि एक्सचेंज पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो ये ऑनलाइन एनॉनिमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब जब यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं एक्सचेंज पे, कोई डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का जो रूपरेखा है, जो उसके आउटलाइंस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस हैं, वो किसने डिसाइड करने हैं? एक्सचेंज ने डिसाइड करने हैं। सबके लिए एक होगा, छोटा क्लाइंट हो, बड़ा क्लाइंट हो, छोटा ट्रेडर, बड़ा ट्रेडर, सबके लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक लॉट साइज में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे, उस स्टॉक्स के, ये सब डिसाइड कौन करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। और यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी आपकी होगी वो हमेशा ट्रेडिंग मतलब ऑक्शन के माध्यम से होता है। ऑक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनेक बायर हो, अनेक सेलर्स हो, मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स, तो इस प्रकार से ऑक्शन। तो ये जो पांच आपने देखे, ये पांच बिल्कुल एक्सचेंज की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। अब आपने एक्सचेंज पे ट्रेड किया, मतलब ऑक्शन के माध्यम से ट्रेड शुरू हुई। अब ट्रेड के बाद में प्रोसेस क्या है? ट्रेड के बाद में अनेक छोटे छोटे काम होते हैं। मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ, उसके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो हमारे ऑपरेशन के सेक्शन में जब जाते हैं तो वहाँ पे इसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे आपने ट्रेडिंग किया, तो ट्रेडिंग करने के बाद में सारे डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं पूलिंग।
ये काम कौन करते हैं? ये काम करते हैं एक्सचेंज के बिहाफ पे क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। हर एक्सचेंज का अपना अपना क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है, होना है। ये कब सिस्टम शुरू हुई? जब 2002 से पहले बदला सिस्टम था, तब तक हमारे पास में रोलिंग सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब बदला बंद हुई और रोलिंग सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो एक्सचेंज को सीबी के माध्यम से ये बताया गया कि आपको कंपलसरी एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन रखना है। काम क्या उनका होगा? उनका सारा काम होगा ऑपरेशन का, मतलब पूलिंग से आगे बढ़ते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट। पूलिंग का मतलब क्या हुआ? सारे बाय और सेल डाटा को इकट्ठा करना और फिर रिस्क मैनेजमेंट शुरू करनी। कैसे शुरू करते हैं? मार्जिन से। मार्जिन तो आपको देना पड़ता है, मार्जिन कलेक्शन करने का प्रोसेस, मार्जिन को रिकॉन्साइल करने का प्रोसेस, सब कुछ कौन करती है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन करती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा ये और क्या करते हैं? नेटिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेटिंग के बारे में आगे जानकारी हासिल होगी। पे इन लगाते हैं, पे आउट लगाते हैं, जिसको आपने क्लियरिंग और सेटलमेंट कहनी है। और इस प्रोसेस में काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? नोवेशन। तो आगे लिखता हूँ क्लियरिंग और फिर लिखता हूँ सेटलमेंट और फिर लिखता हूँ नोवेशन। नोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ट्रांसफर ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर टू ए थर्ड पार्टी कॉल क्लियरिंग कॉरपोरेशन इज कॉल्ड नोवेशन। बायर को पता नहीं सेलर कौन है, सेलर को पता नहीं बायर कौन है, लेकिन दोनों को गारंटी किसने दिया है कि बायर को उनके शेयर मिल जाएंगे, सेलर को उनके पैसे मिल जाएंगे? किसने गारंटी दी है? तो दिया है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोवेशन। और सपोज T+2 में आप अभी मान के चले कि T+2 की बात हम करते हैं, तो T+2 को सेटलमेंट यदि नहीं होती है तो T+5 को हमने ऑक्शन करके आपको कंपनसेट करना है। हमने मतलब किसने? एक्सचेंज ने। एक्सचेंज ने किससे करवाना है सारा काम? क्लियरिंग कॉरपोरेशन से करवानी है। तो T+5 को ये हो गया। और T+5 को भी यदि नहीं हो पाया किसी कारण से, टेक्निकल कारण हो सकते हैं, तो T+10 को क्लोज आउट बोलते हैं। इस दिन तो हमने पोजीशन को क्लोज करनी ही करनी है। उसका प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, आपके इस एग्जाम में इसको कवर नहीं करना है। इसमें कुछ सारी बातें जो हमने भी छोड़ कर रखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है हमारे ऑप्स के सेक्शन में। अब आपने कहा ठीक है, एक्सचेंज पे तो आपने फ्यूचर ऑप्शन बनाए हैं, तो इस प्रकार से बनाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। बट एक्सचेंज के बाहर, आउट ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें से क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। आउट ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं फॉरवर्ड और स्वैप के, और ना ये ऑनलाइन होता है, ना ये एनानिमस होते हैं। और यहाँ पे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, बट ये ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म है नहीं, तो ट्रेडिंग भी आप नहीं कर सकते यहाँ पे। ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे हो नहीं सकता है, क्योंकि आप तो एनानिमस हो गए, एनानिमस नहीं रहे, एक दूसरे को जानते हैं। और जहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अच्छा, जहाँ पे आपने ऑक्शन किया था, यहाँ पे आपने क्या करनी है? निगोशिएशन करनी है। ये दो बहुत बड़े बदलाव आ गए। मतलब आप हमको जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, तो आइए प्राइस निगोशिएट करते हैं और प्राइस के कंडीशंस को, प्राइस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को कस्टमाइज करते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम डिमांड करेंगे। अब न ट्रेडिंग हुई, न पूलिंग हुआ, न रिस्क मैनेजमेंट होगा, न मार्जिन्स है, न नेटिंग है, न पे इन पे आउट है, न क्लियरिंग है, न सेटलमेंट है, न नोवेशन है, न ऑक्शन होगा, न क्लोज आउट होगा। सीधे डिलीवरी करनी है, बात खत्म। आपने अंडरलाइन की डिलीवरी करनी है। जहां पे एक्सचेंज कैश सेटल्ड होती है, क्या लिखते हैं? कैश सेटल्ड। एंड इसके बारे में और जानकारी बाद में जब जाएंगे हम इंटरेस्टेड डेरिवेटिव में, तो वहाँ पे और भी कुछ जिसके बाद जानकारी मिलेगी। फिलहाल के लिए इसको आप मानिए कि एक्सचेंज आपका कैश सेटल्ड होता है, और जब आप ये एक्सचेंज से बाहर काम कर रहे हैं तो डिलीवरी मस्ट है, ये जरूरी है। तो फ्यूचर फॉरवर्ड और ऑप्शन स्वैप के जो कंडीशंस हैं, जो उसके आउटलाइन है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो किस प्रकार से आपने, किन नियमों के अंदर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। अब आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप क्या है, अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919. Thank you.